हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि इग्नू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो 24 फेब को होने वाला है, उसके लिए इग्नू ने एग्जामिनेशन सिटी अलॉट कर दी है और उसकी जो नोटिस है कल ही रिलीज हुई है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसकी भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर जिन स्टूडेंट्स को डाउट्स है किसे चेक करना है तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप इजीली देख सकते हो कि आपका जो एग्जामिनेशन सिटी है, किस सिटी में आपका एग्जाम अलॉट करा है, वहां पर आपको सिटी का नेम मेंशन होगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज के इस वीडियो में मैंने अगेन इग्नू के 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। सो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं आज लिटिल बिट थोड़ा डिफिकल्ट है, जो जनरली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और जैसे कि आपका एग्जाम 24 फेब 2022 को ही होने वाला है, कई स्टूडेंट्स के ये क्वेरीज थे, क्वेश्चंस था कि मैम के एग्जाम डेट एक्सटेंड होगी। सो नहीं, अभी आपके एग्जाम डेट जो है एक्सटेंड नहीं होगी। आपका जो एग्जाम है वो 24 फेब 2022 को ही कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत कम डेज है। और इग्नू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम काफी कॉम्पिटिटिव होता है। बहुत से स्टूडेंट्स इस इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करते हैं एंड सो कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। इसलिए डोंट वरी, अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, अभी भी आपको कुछ डिफिकल्टीज है, अगर अभी भी आपने आपकी प्रिपरेशन को आप बूस्ट करना चाहते हो, सो आप हमारा इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, जिसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का सारा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और ये मटेरियल हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे इस हमने हमारे कंटेंट में कवर करा है। और कई स्टूडेंट्स के हमें फीडबैक यही भी आया है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमारे इसी कंटेंट से कई क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। हमारी जो कोर्स है उसकी फी भी काफी कम है, सिर्फ 499 है। हरी अप, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, आपके पास बहुत कम डेज है, सिर्फ एग्जैक्टली 12 डेज ही आपके पास रिमेनिंग है। सो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर हमें इस नंबर पर मैसेज करना है और मैसेज करने के विद इन 15 टू 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एक मात्रात्मक अध्ययन की रिपोर्ट में शामिल नहीं होगी। अ रिपोर्ट ऑफ अ क्वांटिटेटिव स्टडी विल नॉट इंक्लूड। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, तो आप उस क्वांटिटेटिव स्टडी में कौन सी ऐसी चीज है जिसको रिपोर्ट नहीं करोगे, जिसको इंक्लूड नहीं करोगे। मतलब आप एक मात्रात्मक अध्ययन की रिपोर्ट लिख रहे हो, तो उसमें आप कौन से ऐसे विकल्प है जिसको आप शामिल नहीं करोगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव स्टडी होती क्या है, मतलब आपकी मात्रात्मक अध्ययन होती क्या है। क्वांटिटेटिव स्टडी
तो क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या करते हैं हम, हमारे पास थियोरी अवेलेबल होती है, हमारे पास थियोरी अवेलेबल होती है, हमारे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस पर हम हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से वो फेनोमेना हैपन हो रहा है, सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, देन एनालिसिस के बाद आप कुछ इंटरप्रेट करते हो, कुछ चीज़ों को मेजर करोगे। सो बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप नंबर से डील करो, जिसमें आप कोई क्वांटिटी से डील करो, आप चीज़ों को मेजर करोगे, आप देखोगे कि जो आपके जो थ्योरी है ये वैलिड है या फिर नहीं। बेसिकली हम यही देखते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी में। जैसे हम क्वालिटेटिव स्टडी में थ्योरी बना लेते हैं, तो उसी थ्योरी का वैलिड करते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो थ्योरी वैलिड है या फिर नहीं, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से ऑब्जर्व करेंगे, उस पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उसमें जो भी फेनोमेना हो रहा है, जो भी आपके पास जो भी फेनोमेना अकर हो रहा है, उन सारे चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी चीजें हैपन हो रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे। बेसिकली क्वांटिटेटिव है तो मेजरमेंट तो बहुत जरूरी है, आप चीजों को मापते हो क्वांटिटेटिव स्टडी में। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये सही है, आप चीजों को मेजर करते हो, काउंट करते हो। क्वांटिटेटिव है मतलब क्वांटिटी से डील कर रही है, क्वांटिफिएबल डेटा होगा इसमें आपके पास क्वांटिटेटिव स्टडी में, जिसको आप काउंट कर सके। उसी तरीके से आप ये भी बताते हो कि आपकी जो थ्योरी है ये वैलिड है या फिर नहीं, आप वैलिडेशन बताते हो, ये कि थ्योरी वैलिड है या नहीं है, हम मान सकते हैं कि नहीं इस थ्योरी को, कि इस थ्योरी सही है या फिर नहीं है। मतलब हम अपने हमारी थ्योरी को प्रूव करते हैं, वो वैलिड बताते हैं कि उसकी मान्यता है या फिर नहीं है। सो वैलिडेशन जो है ये भी क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट होती है। सो मेजरमेंट ऑब्वियसली होगा, वैलिडेशन भी होता है, रिजल्ट भी होता है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, हाइपोथेसिस ले डाउन करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, मेजर करेंगे, हर चीज करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम आप इंटरप्रिटेशन देते हो, कुछ कंक्लूजन देते हो, उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है, उसके बेसिस पर आप बताते हो आपके जो भी टेस्ट होते हैं, आपने जो भी परफॉर्म किया होता है, जो भी स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी में, लास्ट में आप रिजल्ट बताते हो कि इससे क्या आपको मिल रहा है, क्या रिजल्ट आपका आ रहा है, क्या आपकी रिजल्ट बता रही है। सो रिजल्ट भी क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट होती है, ये बहुत जरूरी है। क्वांटिटेटिव स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिजल्ट, क्योंकि आप रिजल्ट के लिए क्वांटिटेटिव स्टडी परफॉर्म करते हो। तो याद रखिएगा, मेजरमेंट, रिजल्ट एंड वैलिडेशन, ये तीनों भी आपके क्वांटिटेटिव स्टडी में इंक्लूड होंगे, और जो इंक्लूड नहीं होता है वो विकल्प है, वो ऑप्शन है आपका कन्फेशन, जिसे हम कहते हैं कबूलना। कन्फेशन क्या होता है, जिसमें आपने कोई गलत कर दिया, तो आप कबूलते हो, आपने कुछ जुर्म कर दिया जैसे, तो आप क्या करते हो, उसको कबूलते हो कि मैंने ये गलती करी है, आप बेसिकली आपकी मिस्टेक्स बताते हो। सो क्वांटिटेटिव स्टडी में हम हमारी कोई मिस्टेक्स ने आगे रखते, रिसर्च अपने कोई मिस्टेक्स को नहीं बताते, कुछ कन्फेस नहीं करते। सो कन्फेशन जो है क्वांटिटेटिव स्टडी में इंक्लूड नहीं होता है, ये क्वांटिटेटिव स्टडी का पार्ट नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्फेशन, कबूलना। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? कौन सा आंकड़ों की ग्राफिक प्रस्तुति नहीं करता है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास जो भी डेटा होता है उस डेटा को हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, उसको हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट नहीं कर सकते। मतलब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे हम, हमारे पास जो भी आंकड़े होंगे उस ऑप्शन में, जो भी हमारे पास आंकड़े होंगे उस आंकड़ों को हम ग्राफिक प्रस्तुति नहीं दिखा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ग्राफिकल वे में से प्रेजेंट। सो याद रखिएगा, हिस्टोग्राम, बार चार्ट एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो इन तीनों को भी हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हिस्टोग्राम, बार चार्ट और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये दिखते कैसे हैं, तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो ये है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें जो बार्स प्रेजेंट होते हैं ग्राफ में एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, मिले हुए होते हैं। जैसे कि आपको बस डायग्राम याद रखना है, आपको मैटर नहीं देखना है, बस आपको डायग्राम याद रखना है। हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं एक दूसरे से मिले हुए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज एक कंपनी में काम कर रहे हैं, और सैलरी, उनकी सैलरी कितनी है, थाउजेंड्स में हमें सैलरीज गिवन है। अब जैसे कि इस डायग्राम से देखकर हमें यह पता चल रहा है ग्राफिकल वे में कि कितने लोगों की सैलरी कितनी हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो
सो एम्प्लॉय 0 से 10,000 के बीच में कुछ 50 एम्प्लॉयज की इनकम होगी। उसी तरीके से 300 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 से 20,000 के बीच में होंगे। उसी तरीके से 280 मान लीजिए 280 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी इनकम 20 से 30,000 के बीच में होंगी। सो यहाँ पर आपको नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही है कितने परसेंट लोगों की, इतने लोगों की इनकम, 400 लोगों की इनकम इतनी हो सकती है, 30 से 40,000 के बीच में लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हिस्टोग्राम में आप आपका जो भी डेटा होता है उसको ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से बार चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। सो इसमें याद रखिएगा बार चार्ट में जो आपके बार्स होते हैं एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते, लेकिन हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, मिले हुए होते हैं। जैसे आप देख रहे हो दिस इज डायग्राम ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट में जैसे वाई एक्सिस पर हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है और उनके फेवरेट कलर हमें गिवन है। तो यहाँ पर 8 चिल्ड्रन ऐसे जिनको रेड कलर पसंद है। उसके बाद मान लीजिए 7 और 7.8 चिल्ड्रन ऐसे होंगे जिनको ब्लू कलर पसंद है। फिर 4.5 ऐसे चिल्ड्रन होंगे जिनको ग्रीन कलर पसंद है। फिर उसी तरीके से हमें 6 चिल्ड्रन ऐसे जिनको पिंक कलर पसंद है। तो यहाँ पर भी आपको जो डेटा मिल रहा है आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा भी आप कह सकते हो डेटा को एनालाइज करके एवरेज जो लोग है, ज्यादातर जो बच्चे हैं, ज्यादातर जो चिल्ड्रन है उनको येलो कलर पसंद है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब नंबर्स के फॉर्म में आपको ग्राफिकल वे में आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ के थ्रू। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ इस तरीके से दिखता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन याद रखिए हिस्टोग्राम की तरह ही होता है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? हिस्टोग्राम ही होता है, लेकिन उसमें जो आपका पॉइंट्स होते हैं आप उनको मिला देते हो। जैसे हिस्टोग्राम में ये जो मिडिल पॉइंट होगा इसे मैं मिला दूंगी, इस सारे मिडल्स पॉइंट को मैं मिला दूंगी, तो ये आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसी तरीके से इस ग्राफ में बताया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप बताते हो कि कहाँ डेटा कितना कम ज्यादा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हर एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। सो ये हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसा कुछ दिखेगा। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? हिस्टोग्राम का ही जो पॉइंट होते हैं मिडिल पॉइंट को हम ज्वाइन करते जाते हैं और कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ दिखता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। तो हिस्टोग्राम बार चार्ट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन टेबल को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि टेबल में हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, आपको नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो बेसिकली जो टेबल होता है, टेबल में जो भी आपके पास डेटा होता है उसको हम ग्राफिक वे में रिप्रेजेंट नहीं करते। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल। नेक्स्ट, the validity which is assessed by checking measurement instrument against some future outcome is वैधता जिसका आकलन कुछ भविष्य के परिणामों के खिलाफ माप उपकरण की जांच करके किया जाता है। इस क्वेश्चन में हमें वैलिडेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है कि एक वैलिडेशन है, आपने क्या किया, कुछ आप चीजों को, इंस्ट्रूमेंट को मेजर कर रहे हो, तो आपने फ्यूचर में जो मेजरमेंट आ सकता है उसका आपने कुछ गेस किया कि आपके फ्यूचर का आउटकम ऐसा आ सकता है। सो आपने यहाँ पर फ्यूचर के बारे में कहा है, तो कौन सी वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी हमें ये पता करना है। तो याद रखिएगा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, वैलिडिटी से रिलेटेड हमें बहुत सारे टर्म्स गिवन है और हमें जो भी टर्म गिवन है ये वैलिडिटी की डेफिनेशन से सारी, सॉरी वैलिडिटी के टाइप्स से सारे। सो वैलिडिटी होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए। वैलिडिटी क्या होती है? जिसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो, उसका जो रीजनलेस हो, इसका कुछ रीजन नहीं होता लेकिन लॉजिक हो, उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिन है, दिन के बाद रात आएगा, सो इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, आप कहोगे कि ये लॉजिक है, ये एक लॉजिक है, दिन के बाद रात ही आता है। सो यहाँ पर कोई रीजन नहीं है लेकिन लॉजिक है, उसे हम कहते हैं वैलिडिटी। सो यहाँ पर हमें वैलिडिटी की कुछ टाइप्स की मैंने हमें बताना है, इन टाइप्स में से ये कौन से वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी। सो जैसे कि इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है, आपने क्या किया, जो फ्यूचर में आउटकम है, फ्यूचर में जो मेजरमेंट आ सकते हैं आपने उसको बताया है। सो फ्यूचर में आ रहा है मतलब यहाँ पर आपने फ्यूचर के बारे में गेस करा, ऐसा हो सकता है, ऐसे आ सकते हैं मेजरमेंट। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, यहाँ पर गेस कर रहे हो। सो ये वैलिडिटी, कौन सी वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, मतलब अनुमानित की वैधता।
तो ये वैधता किस वैधता की डेफिनेशन होगी? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैधता की, जिसमें आप कुछ गेस कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, आप पहले से बता दे रहे हो कि ऐसा हो सकता है, आप आपके कुछ गेसेस कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। सो आपको जो डेफिनेशन गिवन है ये आपको प्रिडिक्टिव वैलिडिटी मतलब अनुमानित की वैधता की भाषा गिवन है। सो यहाँ पर आपके जो डेफिनेशन गिवन है ऑप्शन बी की डेफिनेशन गिवन है। अब जो हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस गिवन है उन्हें भी हम देख लेते हैं, ये क्या होती है? फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है जिसको आप देखकर ही बता दो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक पेपर दिया और उसमें सारे नंबर्स है, आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो आप उससे देखकर क्या कहोगे कि ये मैथ्स का पेपर है। बेसिकली मैंने आपको मैथ्स का पेपर दिया, आप उससे देखकर डायरेक्टली बोल दोगे कि आप ये मैथ्स का पेपर है। तो आपने क्या किया? देख कर ही आपको पता चल गया, आपने रीड करा उसको फेस से ही, आपको देख कर ही पता चल गया कि ये फेस वैलिडिटी मतलब आपने एक बार देख लिया और आपको पता चल गया कि इस पेपर में कौन सा कंटेंट लिखा है। सो उसे हम कहते हैं फेस वैलिडिटी, अग्राभाग की वैधता। सो फेस वैलिडिटी जिसे हम देख कर ही पता कर रहे हैं, यहाँ पर देख कर रहे हैं, कुछ पता कर रहे हैं, आप आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाले समय के बारे में आप कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं। सो उसे हम फेस वैलिडिटी नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी कॉनकरेंट वैलिडिटी जिसे हम कहते हैं समवर्ती की वैधता। कॉनकरेंट, कॉनकरेंट क्या होता है? जब करंट में है, और कॉनकरेंट मतलब यहाँ पर कोई दो फेनोमेना होते हैं, एक फेनोमेना अगर अकर होता है तो उसके बेसिस पर आप गेस करते हो कि वो ऐसा ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म किया, तो वैसे क्या कहूंगी, वो थ्योरी में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर कोई दो फेनोमेना है, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, उसके बेसिस पर मैं बता रही हूँ। सो कॉनकरेंट क्या होता है? एक फेनोमेना के अकर होने पे मैं दूसरे को बता रही हूँ उसका क्या स्टेटस होगा। सो उसे कहते हैं हम कॉनकरेंट वैलिडिटी। सो हमें जो डेफिनेशन गिवन है कॉनकरेंट वैलिडिटी की भी डेफिनेशन नहीं गिवन है, बल्कि यहाँ पर आप फ्यूचर के बारे में जो मेजरमेंट आएंगे उनका कुछ आउटकम बता रहे हो। सो ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की डेफिनेशन होगी। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्शन बी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। नेक्स्ट, in order to measure the scatter of the values of items in the observed data, which of the following statistical method is used? निम्नलिखित सांख्यिकीय पद्धति में वस्तुओं को मूल्यों के बिखराव के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बता रहा है आपने कुछ चीज़ों को मेजर किया, उससे आपको कुछ वैल्यूज मिल रही है, कुछ डेटा मिल रहा है, आपने कुछ टेस्ट परफॉर्म किया, आपने उसमें से आपने कुछ ऑब्जर्व डेटा मिला, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपको कुछ डेटा मिला। सो उस डेटा के आपको स्कैटर फाइंड आउट करना है कि वो डेटा कितना फैला हुआ है। स्कैटर का मतलब होता है कितना वो डेटा जो है फैला हुआ है, कितना वो डेटा जो है बिखरा हुआ है। तो डेटा कितना बिखरा हुआ है उसको आपको मेजर करना है, उसको आपको मापना है। तो उसके लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करोगे, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करोगे आप? मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से आपने कुछ लोगों को चुन लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। सो आप मेजर कर रहे हो, मान लीजिए आप पॉपुलेशन में से ये देख रहे हो कि कितने लोगों की इनकम, यहाँ पर जो रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम कितनी है। सो आपको मिल गया इस पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले लोगों की इनकम हो सकता है 50 से 90,000 के बीच में है। सो आपको देखना है एवरेज लोगों की इनकम क्या होगी। 50 से 90,000 तो हमें मिल गई वैल्यू, लेकिन एवरेज लोग कितने ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम कितनी होगी 50 से 90 के बीच में, ज्यादातर लोगों की इनकम कितनी होगी। आपको मान लीजिए मीन किसी का फाइंड आउट करना है, किसी का मीडियन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आपने डेटा ले लिया, अब उस डेटा का आपको स्कैटर फाइंड आउट करना है कि डेटा कितना फैला हुआ है। सो यहाँ पर मुझे सैंपल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब उस इन्फॉर्मेशन को मैं कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करूंगी। मैंने हर एक सैंपल में से हर एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले ली, हर एक मेरे नमूनों में से हर एक व्यक्ति से मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली, और उस इन्फॉर्मेशन को मुझे जो भी डेटा मिला उस डेटा को मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दिया। अब मुझे देखना है ये डेटा कितना फैला हुआ है, कितने लोगों की इनकम कितने कितने 1000 के बीच में लाई करती, कितने लोगों की इनकम 10, कितने लोगों की इनकम 20 से 30 के बीच में लाई करती है, कितने लोगों की इनकम
40 से 50 के बीच में लाई कर रही है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये मेरा डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है, कितने लोगों की इनकम कितने 1000 के बीच में लाई कर रही है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है। जब भी आपको कितना फैला हुआ, स्कैटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन में वर्ड दिखता है, सो याद रखिएगा आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करोगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा मीन से कितना दूर है। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंडर आते हैं आपके टर्म्स जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। वेरिएंस बताता है आपका डेटा कितना फैला हुआ है, और स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है आपका डेटा मीन से कितना दूर है। सो इसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है आपका डेटा कितना डिस्पर्ज है, कितना स्कैटर है, मतलब कितना बिखरा हुआ है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट, अनुसंधान क्रमविध समस्या के समाधान का अन्वेषण है, परिभाषित किया गया है। Research is a systematic investigation to find answers to a problem is defined by। इस प्रश्न में हमें एक परिभाषा दी गई है, हमें पता करना है कि ये परिभाषा किस साइंटिस्ट के द्वारा कही गई है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये डेफिनेशन किस रिसर्चर ने इस डेफिनेशन को दिया है और किस रिसर्चर की डेफिनेशन है। सो याद रखिए यहाँ पर हमें सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, हमें रिसर्चर का नाम बताना है और साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो एग्जाम में कंपलसरी इस टॉपिक पे आपको 1 और 2 क्वेश्चन देखने ही मिलेगा इस टॉपिक पर। मतलब आपको डेफिनेशन दी गई होंगी, कुछ स्टेटमेंट दिया गया होगा रिसर्च से रिलेटेड, शोध से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और कुछ डेफिनेशंस दी जाएंगी, और आपको पता करना होगा कि ये डेफिनेशन कौन से रिसर्चर की है और ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन होगी। तो आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछा ही जाता है कंपलसरी। तो मैं अपने लेक्चर सीरीज में ये सारे जो मैं आपको डेली वीडियोस डालते रहती हूँ, तो इसमें मैं सारे रोज रोज एक 2 क्वेश्चंस कवर करूंगी, जिससे कि आपको पता हो जाएगा कि जो डेफिनेशन है किस रिसर्चर की डेफिनेशन है और किस साइंटिस्ट की डेफिनेशन है, जिससे क्या आप इजीली 1 और 2 क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आंसर टू अ प्रॉब्लम। मतलब रिसर्च एक हम रिसर्च में बेसिकली किसी भी समस्या का समाधान निकालते हैं, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, उनका सोल्यूशन, उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। लेकिन किस तरीके से? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन से। सिस्टमैटिक मतलब अगर आप रिसर्च में एक मेथड फॉलो कर रहे हो, आप पहले से डिसाइड करते हो कि मैं इस मेथड से फॉलो करूंगा, इस मेथड से मैं अपनी रिसर्च को परफॉर्म करूंगा। सिस्टमैटिक मतलब स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पहला स्टेप परफॉर्म किया, दूसरा, तीसरा, तो आप एक पाथ फॉलो करते हो, बेसिकली एक स्टेप फॉलो करते हो। आप कैसे भी, अगर आपने ये परफॉर्म किया, एक मेथड परफॉर्म किया, तो आप दूसरे मेथड से जाओगे, फिर उसमें आप रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। कभी आप रिसर्च में ऐसा नहीं करते हो। अगर आपने रिसर्च आपकी सिस्टमैटिकली नहीं परफॉर्म की, तो आपकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएंगे, आप कभी उस तरीके से रिसर्च कर ही नहीं पाओगे। तो याद रखना है आपको, जब भी आप अगर रिसर्च करते हो, तो बेसिकली हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम का समाधान फाइंड आउट करते हैं, मतलब किसी भी समस्या का समाधान खोज करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, सिस्टमैटिक वे और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब हम खोज करते हैं चीज़ों के, सिस्टमैटिक वे में हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, उसका हल निकालते हैं, उसका समस्या का समाधान निकालते हैं। सो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को बर्न्स, इस साइंटिस्ट ने दी है, और ये जो परिभाषा है बर्न द्वारा दी गई परिभाषा है। सो याद रखना है, ये डेफिनेशन बर्न साइंटिस्ट ने 1997 में दी थी ये डेफिनेशन, और बहुत फेमस साइंटिस्ट है, आपको इनका नेम याद रखना है, और इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग रिपोर्ट। अनुसंधान रिपोर्ट लिखने में शामिल कदमों को व्यवस्थित करो। इस क्वेश्चन में हमें रिपोर्ट राइटिंग में, आप जब भी रिपोर्ट लिखते हो, रिपोर्ट राइटिंग में आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो, उन स्टेप्स को हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब अनुसंधान में अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो, तो रिपोर्ट लिखने में कौन से विकल्प होंगे, वो सारे विकल्पों को एक ऑर्डर में अरेंज करना है।
सो याद रखिए रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है आपकी, जिसमें आपने जो भी आपके रिसर्च का काम होता है, आपने जितने भी रिसर्च करी है 3 इयर्स 4 इयर्स 6 इयर्स, सो आप आपके रिसर्च का पूरा काम इस रिपोर्ट में मेंशन करते हो कि आपने उतने ईयर में क्या क्या काम किया, किस टॉपिक पर आपने रिसर्च किया, कैसे रिसर्च किया, वो सारा बताते हो आपके रिपोर्ट में। तो जब आप रिपोर्ट लिखते हो आपके रिसर्च में, सो रिपोर्ट लिखने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स, कैसे स्टेप्स फॉलो करते हो, हमें ये बताना होगा इस क्वेश्चन में। तो हम एक एक कर सारे पॉइंट्स देख लेते हैं और हम उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो, मतलब आपकी जो रिसर्च का काम है उससे आप बता रहे हो, तो सबसे पहले जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे, सबसे पहला स्टेप होगा लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें लॉजिकल एनालिसिस करोगे, अपने आपके सब्जेक्ट में क्या क्या किया, आप पहले एनालिसिस करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कितना डेटा आपके पास है, कितना मैटर प्रेजेंट है। तो पहले यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, विषय वस्तु का तार्किक विश्लेषण, ये आपका फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। देन उसके बाद आपने अपना जो भी सब्जेक्ट का मैटर था उसको एनालाइज कर लिया, फिर उसके बाद आप करोगे एक फाइनल आउटलाइन कि आपने क्या क्या चीज़ों को प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन, आपने जो भी प्रिपेयर किया है उतने ईयर में आप उसकी एक फाइनल आउटलाइन बनाओगे कि मैंने ये कर लिया है। सो यहाँ पर आपका जो फाइनल आउटलाइन है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन मतलब अंतिम रूपरेखा की तैयारी, ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा। देन उसके बाद थर्ड स्टेप हो जाएगा कि आप एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लोगे, एक रफ ड्राफ्ट आप प्रिपेयर कर लोगे। सो यहाँ पर रफ ड्राफ्ट जो है आपका ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। रफ ड्राफ्ट क्या होता है, आप रफली कोई एक काम कर लेते हैं, उसको आप सही वैसे अरेंज नहीं करते, बस रफली प्रिपेयर कर लेते हो, उसे हम कहते हैं एक रफ ड्राफ्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा रिपोर्ट राइट करने में, रिपोर्ट को लिखने में। देन उसके बाद थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा रफ ड्राफ्ट बनाना। रफ ड्राफ्ट के बाद आप उसको रीराइट करोगे, मतलब आपने रफ ले लिया फिर आप उसको रीराइट करोगे, आप अच्छे से सीक्वेंस ऑर्डर करोगे, उसको पॉलिश करोगे, आप उसको अच्छा करोगे, आप प्रॉपर एक डेटा जैसा दिखता है, आप जैसे बुक देखते हो कोई, उसमें आपको प्रॉपर डेटा मेंशन होता है, आप प्रॉपर डेटा लिखते हो। डेटा जो है आपने जैसे रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया, मतलब आपका डेटा कहीं भी है, एक आप उसको मार्जिन दोगे, प्रॉपर लिखोगे, रीराइट करेंगे और आपका जो भी डेटा है, आपको जो भी मिस्टेक्स लग रहा है उसको आप पॉलिश करोगे। सो रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग ये आपका फोर्थ स्टेप आ जाएगा। एंड फिफ्थ स्टेप आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, मतलब आपने रीराइट करोगे, आप उसने आपको आपने जो भी डेटा है उसको पॉलिश कर लिया, रीराइट कर लिया और आप एक लास्ट में आपका फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा उसके बाद। सो इस तरीके से आप स्टेप्स परफॉर्म करते हो जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हो रिसर्च में। सो ये स्टेप्स ऐसे ऑर्डर हमें ऑप्शन बी में गिवन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प बी। नेक्स्ट, An empirically verifiable observation is अनुभविक सत्यापनीय अवलोकन होता है। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली एक डेफिनेशन दी गई है, एक परिभाषा दी गई है और हमें पता करना है ये परिभाषा किस विकल्प की परिभाषा होगी। मतलब एक डेफिनेशन दी गई है और हमें पता करना है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पर हमें बता रहा है इस डेफिनेशन में आप क्या करो, एम्पायरिकली वेरीफेबल ऑब्जर्वेशन, मतलब एक डेटा होगा, कोई भी चीज हो गया, आप उसको एम्पायरिकली मतलब क्या होता है, जिसमें आप आपके एक्सपीरियंसेस यूज करते हो, आप कुछ ऑब्जर्वेशन करते हो, आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस फिनोमेना को आप वेरीफाई करते हो, हर एक तरफ से देखते हो कि रिजल्ट सही आ रहे हैं या फिर नहीं। मतलब आप बेसिकली फैक्ट बताते हो कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स उन्हीं चीजों को बताओ, उन्हीं चीजों पर कर सकते हो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो फैक्ट है। तो ये जो हमें डेफिनेशन दी गई है ये फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है इस प्रश्न में और इस क्वेश्चन में तथ्य की डेफिनेशन दी गई है। फैक्ट मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो सचमुच में हो, जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, उसको वेरीफाई करते हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं फैक्ट। सो ये जो डेफिनेशन दी गई है फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज वैल्यू, मतलब मूल्य। तो कोई भी चीज का कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मूल्य तो हर एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 250 टू 2500, कुछ भी वैल्यू है, कोई भी चीजों की वैल्यू है। सो हर एक चीजों की वैल्यू है, सो उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, वैल्यू को, मूल्य को आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प है ये इनकरेक्ट है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। उसी तरीके से थ्योरी, थ्योरी मतलब सिद्धांत, आपकी जो थ्योरी होती है
थ्योरी को आप थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट्स और यू कैन से थ्योरी पर आप कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म करते, बेसिकली उसको ऑब्जर्व तो करोगे लेकिन आप आपके एक्सपीरियंसेस नहीं यूज कर सकते हो, लेकिन फैक्ट में आप आपके एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस यूज करते हो। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सो थ्योरी का एग्जाम्पल है आपकी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बताया है कि आपका जो दुनिया है पूरी वर्ल्ड के इस तरीके से फिर से डेवलप हुई है। सो आप बिग बैंग थ्योरी अगर जिसको पता होगा तो अच्छी तरीके से समझ पाएगा कि थ्योरी क्या होता है। उसमें बताया है कि वर्ल्ड कैसा डेवलप हुआ, वर्ल्ड कैसा बना है। सो ये हो गया थ्योरी, जिसे आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं परफॉर्म कर सकते हो, आप बस पता कर सकते हो चीजों के बारे में जो एग्जिस्ट कर रही है। स्टेटमेंट जो वन लाइन स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट पर आप टेस्ट कर सकते हो, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आपने पता चला कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका विकल्प से तथ्य मतलब फैक्ट। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.